नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान प्राप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की जो थर्ड बुक है सेल बायोलॉजी उसकी। आज हम पढ़ेंगे बीएससी की जो थर्ड बुक है सेल बायोलॉजी के अंदर सेल के चारों ओर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम जानते हैं कि कोई भी कोशिका है उसके चारों ओर क्या पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये जिस प्रकार एक मान लो ये एक कोशिका है, ये कोशिका का न्यूक्लियस वाला पार्ट है और ये उसके चारों ओर पाई जाने वाली क्या है, मेम्ब्रेन है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये इसके अंदर वाला जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो देखो, कोशिका के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है, कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जो कि क्या करती है, बाहरी पदार्थों को कोशिका में प्रवेश करने से रोकती है और आंतरिक पदार्थों को कोशिका से बाहर जाने से भी क्या करती है, रोकती है। तो मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक प्रकार से इनहिबिटर यानी कि संदमक का कार्य करती है। इनहिबिटर या संदमक या रोकने, संदमक का मतलब होता है रोक देना, तो संदमक का क्या है, कार्य करती है। आज हम इसी बात पर बात करते हैं आगे। तो देखो, मैंने इसकी जो है पिक लेके आपको इसके माध्यम से समझा रहा हूं ताकि हमारा जो ज्यादा टाइम है वो वेस्ट ना हो और ज्यादा से ज्यादा टाइम में हम अच्छी स्टडी कर सकें। देखो, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली सजीव झिल्ली जो कोशिका में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले पदार्थों पर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है तथा बाह्य वातावरण से कोशिका को पृथक रखती है, उसे हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जीवद्रव्य की सबसे बाहरी सतह को सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने देखा था वो थे नागेली और क्रेमर। यानी कि नागेली और क्रेमर ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने जीवद्रव्य की सबसे बाहरी सतह को सबसे पहले देखा और उन्होंने इस आधार पर इस बाहरी सतह को क्या नाम दिया, कोशिका कला नाम दिया। कोशिका कला यानी उन्होंने कहा कि कोशिका के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, थिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक पतली झिल्ली पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कला कहते हैं। लेकिन एक दो अन्य साइंटिस्ट थे जिसका नाम है सैफ्रिज और प्लॉव। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जब इसकी स्टडी की तो इन्होंने इसे 1928 में एक अन्य नाम दिया जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीवद्रव्य कला के नाम से जानते हैं। फिर हम जानते हैं कि जो कोई भी कोशिका है उसका जो अध्ययन है वो साधारण प्रकाश सूक्ष्मदर्शी या जो बिल्कुल नॉर्मल माइक्रोस्कोप होते हैं उनकी सहायता से नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। तो जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसका अध्ययन किया गया तो इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार का संगठन देखा गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के कारण, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आधार पर जब अध्ययन किया गया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आधार पर जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि जो कोशिका झिल्ली होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या जो जीवद्रव्य कला होती है, उनके अंदर
कई प्रकार की चीजें होती हैं, यानी कई प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें प्रोटीन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का, इन तीन के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। देखो जीवद्रव्य कला का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रासायनिक संगठन, जो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है, देखो मनुष्य की आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रासायनिक विश्लेषण, यानी साइंटिस्टों ने क्या किया, जो मनुष्य की आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पल्स है, उसका जब रासायनिक विश्लेषण किया तो ज्ञात हुआ कि यह लगभग कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लगभग यहां पे सॉरी वो क्वेश्चन डिलीट हो गया था। देखो तो हमने देखो जब आरबीसी की स्टडी की गई तो उसमें क्या देखा गया कि इसमें जो 52% है वो क्या पाया जाता है, प्रोटीन। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन की जब बात की जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन की बात की जाए, इसके संगठन रासायनिक संगठन की बात की जाए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसमें 52% क्या पाई जाती है, प्रोटीन। यानी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर 52% क्या पाई जा रही है, प्रोटीन। वसा इसमें है 40%, 40% इसमें क्या पाई जाती है, वसा। और 8% जो है वो क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि यदि बात की जाए तो 3 सब्सटेंस मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये 3 सब्सटेंस मिलकर निर्माण करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है प्रोटीन, उससे कम मात्रा में पाई जाती है वसा, और उससे कम मात्रा जो बिल्कुल ही लगभग 8% के करीब है वो होती है कार्बोहाइड्रेट। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसके यदि रासायनिक संगठन की बात की जाती है तो प्लाज्मा झिल्ली के रासायनिक संगठन में हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें 52% क्या पाई जाती है, प्रोटीन, 40% वसा और 8% क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब फिर बात करते हैं कि जो सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो देखो डिफरेंट टाइप की सेल्स की प्लाज्मा झिल्ली में इन अवयवों की मात्रा भी जो होती है वो भी क्या होती है, भिन्न भिन्न। यानी अलग अलग प्रकार की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो है उनकी जो मात्रा है या जो उनका अमाउंट है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वसा जो होती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है। तो देखो प्लाज्मा झिल्ली में जो वसा पाई जाती है वो मुख्य रूप से फास्फोलिपिड्स, ग्लैक्टोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाई जाती है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड पाई जाती है, जो वसा पाई जाती है वो फास्फोलिपिड, ग्लैक्टोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होती है। इनकी आपेक्षिक मात्रा में भिन्नता पाई जाती है तथा प्लाज्मा झिल्ली के फास्फोलिपिड जो होते हैं मुख्यतः प्लाज्मा झिल्ली के जो फास्फोलिपिड्स होते हैं वो फास्फोटाइडिल कोलिन, फास्फोटाइडिल एथेनोल एमीन तथा स्पिंगोमाइलिन प्रकार के होते हैं। इनमें 15 से 20% प्लाज्मा झिल्ली के फास्फोलिपिड्स, फास्फोटाइडिल आइनोसिटोल, फास्फोटाइडोसिनिन और कॉर्लियोलिपिन, फास्फोटाइडिल ग्लिसरॉल और सल्फोलिपिड्स होते हैं। यानी कि टोटल यदि बात की जाए, सीधी सी अगर एक बात की जाए तो वसाएं जो होती हैं
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं वो डिफरेंट टाइप से पाई जाती हैं, अलग अलग फॉर्म्स के अंदर पाई जाती हैं, जिनके अंदर ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड, फास्फोटाइडिल एथेनोलामीन और इसी प्रकार आइनोसिटोल के रूप में ही होती है। फिर बात करते हैं, देखो सभी वसाओं के अणु उभय संवेदी होते हैं। जो फैट होती है, जो लिपिड होती है, इनके अणु जो होते हैं वो उभय संवेदी। देखो उभय संवेदी क्या होता है? उभय संवेदी का मतलब होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि यदि हम बात करते हैं कि मेंढक जो है वो एक एम्फीबियंस प्राणी है, एक उभयचर प्राणी है, अर्थात वो जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी अपना जीवन यापन करता है। मतलब मेंढक दोनों ही आवासों के अंदर अपना, दोनों ही कंडीशंस के अंदर अपना जीवन यापन करता है। जो अगर उसे हम ये कहें तो देखो मेंढक जल में भी रह पाता है और स्थल में भी रह पाता है। गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि अक्सर जो मेंढक होते हैं वो क्या है, यानी कि जो बरसात का मौसम होता है उस दौरान ये बाहर निकल आते हैं, बाकी टाइम ये क्या है अपने बिलों के अंदर रहते हैं। तो जिस प्रकार हम कहते हैं कि मेंढक एक एम्फीबियस प्राणी है, उसी प्रकार जो फैट होती है वो भी क्या होती है, एक एम्फीपैथिक होती है, मतलब उभय संवेदी होती है। किस प्रकार से, देखो जिसमें जल विरोधी और जल रागी वर्ग पाए जाते हैं, यानी कि जो फैट होती है उसके अंदर दो वर्ग पाए जाते हैं, जल विरोधी और जल रागी। लिपिड के एक अणु में जलरागी भाग इसका सिर तथा जल विरोधी भाग इसका पुच्छ भाग बनाता है। जो लिपिड की स्ट्रक्चर आप देखते हो, मान लो उसके अंदर हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम कहते हैं कि जो ये एक लिपिड की स्ट्रक्चर है, लिपिड के अणुओं की स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से ये रीअरेंज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। यदि हम बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होते हैं लिपिड के अणु, वो कुछ इस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें एक भाग जलरागी होता है और एक भाग क्या होता है, जल, यानी एक भाग जलरागी और या फिर जो जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, जो जल से क्रिया करता है। जल विरोधी का मतलब जो जल से दूर रहता है। देखो लिपिड के एक अणु में जलरागी भाग इसका सिर ये जो है ये है जलरागी भाग, और ये जो है ये है जल विरागी भाग। देखो जलरागी और जल विरागी कह दो या जल विरोधी कह दो। जल विरोधी भाग इसका कुछ भाग बनाता है, ये इसका टेल वाला रीजन है, ये इसका हेड रीजन है। यदि हम बात करें तो ये जो है ये इसका हेड रीजन है एक लिपिड के अणु का, और ये जो है इसका टेल रीजन है या पूंछ वाला भाग है। तो जो हेड रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, यानी कि जलरागी भाग होता है। जो टेल रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक प्रकार का होता है, यानी कि सॉरी देखो हाइड्रोफोबिक प्रकार का होता है। हाइड्रोफोबिक आपने एक टर्म पढ़ी होगी फोबिया। फोबिया का मतलब होता है भय। फोबिया का मतलब क्या होता है, भय। तो जो वर्ड हाइड्रोफोबिक जो वर्ड बना है वो इसी से बना है। एक्सप्लेन करेंगे हम किस प्रकार से ये जो वर्ड है ये होता है। देखो प्लाज्मा झिल्ली में वसा की द्विपरत पाई जाती है, यानी कि यदि बात की जाए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड की कितनी लेयर पाई जाती है, 2 लेयर। एक ऊपर वाली लेयर ये होगी, एक लेयर ये होगी, 2 लेयर होगी। जिसका दोनों स्तरों के अणुओं का कुछ भाग जो होता है वो भीतर की ओर होता है। ये इसका मैंने आपको बताया कुछ भाग है, ये कहां पे होता है, अंदर की तरफ, और जो हेड वाला रीजन है वो दोनों तरफ से क्या है, बाहर रहता है। ये भी ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। तो
तो जो पूंछ वाला भाग है वो अंदर की तरफ होता है या भीतर की तरफ होता है, तथा सिर वाला भाग जो जलरागी होता है वो बाहर की यानी भीतर की तरफ तो जल विरागी भाग है और जलरागी भाग जो है वो बाहर की तरफ है। प्रोटीन स्तर की ओर अभिविन्यासित होते हैं। कौन सा भाग जो है वो प्रोटीन स्तर की ओर पाया जाता है, तो वो है जलरागी भाग। देखो कैसे होता है, यदि यदि हम बात करते हैं कि ये मान लो लिपिड के अणुओं में दो स्तर पाए जाते हैं। पहला स्तर ऊपर वाला लिपिड के अणुओं का एक स्तर और ये दूसरा स्तर। ऊपर वाला स्तर जो होता है सबसे बाहर की तरफ जो आपको ठूंठनुमा संरचना दिखाई दे रही है ये कहलाती है जलरागी शिरा। यानी कि सीधी सी बात कहें तो लिपिड के अणुओं में एक पोलर एंड होता है और एक नॉन पोलर एंड होता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ये हाइड्रोफिलिक और ये जो रीजन है ये हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। देखो हमने कहा कि लिपिड के अणु उभय संवेदी होते हैं, अर्थात इनके दो सिरे होते हैं, एक जलरागी वाला भाग और एक जल विरागी कह दो या जल विरोधी वाला भाग। जलरागी और एक जल विरोधी वाला भाग। तो ये दो स्तर होते हैं लिपिड के अणुओं के अंदर। जलरागी सिरा बाहर वाला, जल विरागी सिरा अंदर वाला। तो देखो इसके अंदर प्रोटीन स्तर की ओर अभिविन्यासित हो। हमने बात की थी कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीन चीजें हैं, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन 52%, 40% लिपिड, 8% कार्बोहाइड्रेट, ये तीन चीजें हैं। अब हमने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें दो चीजों का सबसे ज्यादा योगदान होता है, एक लिपिड और एक प्रोटीन। यदि इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाऊं कि मान लो मैंने कहा ये लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड की बाइलेयर, जलरागी सिरा, लिपिड के अणु का जलरागी सिरा, और ये जो दोनों है ये है जल विरागी सिरा, ये है जलरागी सिरा। अब इनके अंदर प्रोटीन कैसे व्यवस्थित होती है, देखो इस तरीके से। इनके अंदर दो प्रकार से, लिपिड के अणुओं के अंदर दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक इंटीग्रल प्रोटीन और एक पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है जिसको बोलते हैं आंतरिक प्रोटीन, वो कुछ इस तरीके से रीअरेंज होती है इनके अंदर।
और जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो यहां पे, मान लो यहां, ये है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन यानी कि बाहरी प्रोटीन या बाह्य प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन कह दो या बाह्य प्रोटीन, और ये है इंटीग्रल प्रोटीन। अब देखो हम अपनी थ्योरी पर आते हैं। हमने पहले लिपिड के अणुओं की बात की थी कि यदि कंपोजिशन की बात की जाए तो तीन चीजें होती हैं, तीनों चीजों में हमने सबसे पहला देखा लिपिड। हमने कहा लिपिड जो होती है कई फॉर्म्स के अंदर प्लाज्मा यानी अलग अलग सेल्स के अंदर जो लिपिड की जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है, और अलग अलग सेल के अंदर लिपिड जो है अलग अलग फॉर्म के अंदर पाई जाती है। दूसरा है हमारा प्रोटीन वाला भाग। प्रोटीन देखो कितना प्रतिशत योगदान होता है प्रोटीन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, 40%, यानी कि 40% जो होती है वो क्या पाई जाती है यहाँ पे, सॉरी 52% क्या पाई जाती है प्रोटीन, 52%। फैट जो है वो क्या है, कुछ इस तरीके से देखो। प्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है। हमने बात की किसकी, लिपिड की। लिपिड की हम बात करें थे तो लिपिड जो है उसकी मात्रा 40%, 52% क्या पाई जाती है प्रोटीन, और 8% क्या पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट। तो देखो प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 52% पाई जाती है, और प्लाज्मा झिल्ली में जो प्रोटीन पाई जाती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है परिधीय प्रोटीन और दूसरी होती है इंटीग्रल या समाकल या आंतरिक प्रोटीन। समाकल प्रोटीन को आंतरिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं। देखो सबसे पहले पेरिफेरल प्रोटीन, हमने जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर बनाई है इसके अंदर जो ये है, ये दोनों ही क्या है, ये पेरिफेरल प्रोटीन। देखो यह प्रोटीन सतह पर वसा अणुओं के बाहर स्थित होती है, फैट के अणुओं के बाहर स्थित होती है। बाहर स्थित होने के कारण इन्हें प्रोटीएजेस एंजाइम द्वारा अलग आसानी से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आरबीसी की झिल्ली में पाए जाने वाले स्पेक्ट्रिन, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित साइटोक्रोम सी, ये सभी क्या है, प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है। यानी कि बात की जाए तो आरबीसी के अंदर स्पेक्ट्रिन प्रोटीन और माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम सी जो है वो एक प्रकार के पेरिफेरल प्रोटीन है जिन्हें आसानी से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। आंतरिक, दूसरे की बात करते हैं आंतरिक प्रोटीन की। देखो यह प्रोटीन वसा के द्विआण्विक स्तर में अंतः स्थापित होते हैं। मतलब जो इंटीग्रल प्रोटीन है या आंतरिक प्रोटीन होती है, जो ये वसा की बाइलेयर्स के द्विआण्विक स्तर में अंतः स्थापित होते हैं, इन्हें सरलता से अलग नहीं किया जा सकता। आंतरिक प्रोटीन के उदाहरण है रेटिना की शलाका कोशिका की झिल्ली में रोडोप्सिन तथा माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम इंटीग्रल प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही बाहर की तरफ पाए जाने वाला प्रोटीन है जिसका नाम है साइटोक्रोम सी। ये क्या है, एक पेरिफेरल प्रोटीन है। फिर देखो हमने यहां पे बात की कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कई प्रकार के मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। देखो लगभग 30 से अधिक प्रकार के एंजाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग किए जा चुके हैं। 5 न्यूक्लियोटाइडेज, मैग्नीशियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, एल्किलाइन फास्फेटेज, एडिनाइल साइक्लेज, एसिड मोनोफॉस्फेटेज, और इन सभी उपयुक्त एंजाइमों में से सबसे बड़ा एंजाइम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम, जो आयनों के सक्रिय अभिगमन में क्या निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इस प्रकार के एंजाइम्स और भी पाए जाते हैं। थर्ड बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। देखो प्लाज्मा झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में उपस्थित होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में उपस्थित होती है। यह कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाने वाले या प्लाज्मा झिल्ली में केवल बाह्य स्तर में ही पाए जाते हैं, बाहरी तरफ, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स झिल्ली में हेक्सोस, हेक्सोसमीन, फ्यूकोस तथा
सियालिक अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। यानी ये बात की हमने कार्बोहाइड्रेट की। तो आज हमने बात की यहां पे देखो आज हमने बात की सबसे पहले अपने टॉपिक की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन की कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कोशिका के बाहर एक महीन पतली झिल्ली पाई जाती है जो आयनों को या फिर अन्य पदार्थों को बाहर जाने से क्या करती है, रोकती है और अंदर आने से भी रोकती है। उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यानी केमिकल कंपोजिशन की फिर हमने बात की कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसका जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया जाता है तो उसके अंदर हमें विभिन्न प्रकार के पार्ट्स दिखाई देते हैं, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहला पार्ट क्या, सबसे पहले पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसका रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन को देखा जाए तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तीन चीजें पाई जाती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। प्रोटीन की मात्रा 52, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 8% और लिपिड की मात्रा 40%, यानी कि 52, 40 और 8 ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर 100% प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सबसे पहले हमने बात की थी लिपिड की। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड पाई जाती है वो फॉस्फोलिपिड्स के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में, फॉस्फोलिपिड्स के रूप में पाई जाती है। यदि हम बात करें इसके अलावा जो है लिपिड्स है वो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर अलग अलग झिल्लियों के अंदर पाई जाती है। सभी झिल्लियों के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ये हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन की एक जैसा नहीं होता, अलग अलग कोशिकाओं के अंदर जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है। यदि हम बात करें और अलग अलग फॉर्म्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड अलग अलग फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात की लिपिड की। लिपिड क्या होता है, लिपिड देखो हमने बात की कि लिपिड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 40% भाग बनाता है। ठीक है, लिपिड के अणु बाइलेयर होते हैं, यानी कि लिपिड के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है जिसमें दो सिरे होते हैं, एक जलरागी सिरा और एक जलविरागी सिरा। जलरागी सिरा जल में घुलनशील होता है, यानी हम ये कहें जलरागी सिरा जो है वो बाहर की तरफ होता है, से हेड वाला पार्ट, और जलविरागी सिरा जो होता है वो अंदर की तरफ। यानी एक लिपिड के अणु के अंदर एक लिपिड के अणु की जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके दो रीजन होते हैं, एक हेड रीजन और एक टेल रीजन। हेड रीजन जो होता है वो उसका कौन सा रीजन कहलाता है, वो उसका हाइड्रोफिलिक रीजन कहलाता है, जलरागी सिरा कहलाता है। जबकि दूसरा जो रीजन होता है वो कौन सा होता है, वो जलविरागी सिरा होता है। ठीक है, फिर हमने बात की इन्हीं लिपिड्स के अणु के मध्य क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। हम नंबर 2 पे बात करते हैं प्रोटीन की। तो हमने बात की कि प्रोटीन जो है लिपिड के अंदर 52 यानी 52% पाई जाती है। प्रोटीन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक इंटीग्रल और एक पेरिफेरल। इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन का अंतर क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन लिपिड की बाइलेयर्स के बाहर की तरफ पाई जाती है, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है, आंतरिक प्रोटीन जो होती है वो लिपिड के अणुओं के मध्य स्थापित होती है, जिनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। जबकि पेरिफेरल प्रोटीन को आसानी से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। इसके अलावा हमने बात की कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में क्या है, पाया जाता है। तो आज हम यहीं पे इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ओवरटन के द्वारा प्रस्तावित दिया, यानी ओवरटन ने जो मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसके बारे में। उसके बाद बात करेंगे गोल्टर और गेंडल की फिर बात करेंगे सैंडविच मॉडल की कि किस प्रकार से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। तब तक आप पढ़ते रहिए इसे और देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।